हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद केटो पर। पिछली वीडियो में हमने वर्णमाला के बारे में पढ़ा था। आप वह वीडियो ज़रूर देख लें। और आज का हमारा टॉपिक है उच्चारण स्थान। आज हम उच्चारण स्थान, सघोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। और लास्ट में एक छोटा सा टेस्ट भी रखा गया है ताकि आप जान सकिए कि आप कितना जान पाए हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक उच्चारण स्थान से। तो उच्चारण स्थान में हम इन सबको एक चार्ट के थ्रू समझेंगे। ठीक है, इसमें हम स्वर भी देखेंगे, व्यंजन भी देखेंगे, अंतस्थ व्यंजन भी देखेंगे और ऊष्म व्यंजन भी देखेंगे। मतलब इन सब को देखेंगे कि ये किस किस में आते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले शुरू करते हैं कंठ से। कंठ सबसे पहले होता क्या है? कंठ होता है गला। ठीक है, गले से जो आवाज़ हमारे निकलती है, जितने भी स्वर व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन या ऊष्म व्यंजन, जो भी वर्ण, एक तरह से हम वर्ण कह सकते हैं, जो भी वर्ण हमारे कंठ से होकर डायरेक्ट बाहर को निकले वो कहलाते हैं क्या? कंठ। ठीक है, वो हमारा उसका उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ। ठीक है, चलिए अब इसमें देखिए कौन कौन से आते हैं। इसमें जो स्वर आते हैं वो आता है अ और आ। क्या आता है? अ और आ आता है। और जो व्यंजन है वो क वर्ग के सारे आ जाते हैं। कौन कौन से आ जाते हैं? क, ख, ग, ख, अंग। ठीक है, और ऊष्म व्यंजन से आ जाता है इसमें ह और अह, यानी कि विसर्ग ह और अह। इसका अगर आप उच्चारण खुद से करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये कंठ से डायरेक्ट हमारे आवाज़ आ रही है। ठीक है, मतलब हमारा मुंह में कोई भी हमारे, जैसे कि हमारे होंठ, हमारे दांत, हमारी जीभ किसी एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है। सीधी आवाज़ जो है, हवा जो है गले से बाहर निकल रही है। तो ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे? कंठ में आ जाएंगे। ठीक है, अब है तालु। तालु में कौन कौन से स्वर आएंगे? ये आ जाएंगे ई, 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 दोनों स्वर आ जाएंगे इसमें। ठीक है, और व्यंजन की बात करें तो व्यंजन में आ जाएगा च वर्ग पूरा, यानी कि च, छ, ज, झ, इय। ठीक है, और अंतस्थ व्यंजन में आ जाएगा आपका इसमें य। ठीक है, और ऊष्म व्यंजन में आ जाएगा आपका इसका श। अगर ये तालु कहाँ होता है आपका? तालु जो होता है वो देखिए, यहाँ देखिए, ये आपका कंठ हो गया, गले से हवा निकलेगी। और तालु जो होता है वो कंठ के यहाँ होता है, वो आपके गले में जो है पीछे को ऊपर जैसे होता है एक छोटा सा, उसको बोलते हैं तालु। ठीक है, तो इसमें जब हल्की सी वाइब्रेशन सी होती है तब हमें पता लगता है कि ये तालु के इसमें तालु का उच्चारण स्थान है। ठीक है, जैसे च, गले से आवाज़ आ रही है लेकिन वाइब्रेशन कहाँ हो रही है? हमारे डायरेक्ट बाहर नहीं निकल रही है, वो वाइब्रेशन हमारे तालु में हो रही है, इसलिए वो क्या हो गए? तालु। उसका इन सब का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। अब है अगला मूर्धा। अब मूर्धा क्या होता है? जो हमारे दांत होते हैं, दांत के पीछे वाली जो जगह होती है उसको बोलते हैं मूर्धा। ठीक है, दांत के पीछे वाली जगह ऊपर को, उसको बोलते हैं मूर्धा। ठीक है, तो मूर्धा में कौन कौन से आ जाएंगे आपके? इसमें आ जाएगा री और ट वर्ग। ट वर्ग में कौन कौन से? ट, ठ, ड, ठ, अण। ठीक है, और अंतस्थ में आ जाएगा आपका र, और उष्म में आ जाएगा आपका श। ठीक है, तो अब देखिए मूर्धा, री, हमारी जीभ कहाँ टच हो रही है? ऊपर मूर्धा में टच हो रही है ना, दांत से पीछे। ट, ट वर्ग में भी सब में ट, ठ, ड, ठ, अण, इन सब में भी कहाँ हो रही है? दांत से पीछे वाली जगह जो मूर्धा है वहाँ पे टच हो रही है जीभ। र, श। तो अब देखिए यहाँ ध्यान से, ये जो श है और ये जो श है, ये वाले श में ये फ़र्क है कि इसमें तालु में वाइब्रेशन होगी, और जब ये वाला श आएगा तो इसमें कहाँ पर? मूर्धा में जीभ टच होगी। श, श। हमारे जो मूर्धा है उसमें जीभ ऊपर को जाती है इसमें। ठीक है, अब है अगला दंत। दंत यानी कि दांत। ठीक है, जब हमारी जीभ हमारे दांत में टच होगी तो वो दंत के कहलाएंगे सारे के सारे। ठीक है, अब जैसे लड़ी, त वर्ग के सारे, यानी कि त, थ, द, थ, न। ठीक है, और ल,
सौ भी आपका किस में आ जाता है, दंत में आ जाता है। सौ जो हमारे दांत है वो भी आपस में टच हो रहे हैं, और जीभ भी साइड साइड से जो है हमारे दांतों को टच कर रही है, इसीलिए ये कौन सा हो जाएंगे, दंत हो जाएंगे। ठीक है। अब अगला है ओष्ठ। ओष्ठ यानी कि हमारे होंठ। ठीक है। होंठ, ओष्ठ में क्या है, या तो ये कोई मूवमेंट करेंगे या फिर आपस में स्पर्श करेंगे। ठीक है। इसमें स्वर में आता है आपका उ ऊ, आपके होंठ की मूवमेंट चेंज हो गई ना, और इसमें देखिए प वर्ग का सार आ जाएगा, जैसे प फ ब फ म। ठीक है। ये प वर्ग के सारे आ जाते हैं। ठीक है। इस ओष्ठ में आते हैं ये सब। अब अगला है नासिका, यानी कि नाक। जो हमारे नाक के बिना, नाक के अगर नाक हम बंद कर दे, उसके बिना नहीं बोल सकते हम वो वर्ड, तो वो हो जाएंगे हमारे सारे नासिका में। जैसे इसमें आ जाएगा अंगा, अंग, इया, आना, न, म। ठीक है। ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे, नासिका में आ जाएंगे। अब अगर आप इनको ट्राई करेंगे नाक बंद करके बोलने की, तो आप नहीं बोल पाएंगे, सही तरीके से नहीं बोल पाएंगे। ठीक है। जहाँ आपको कन्फ्यूज़न हो जाए, आप अपने मुंह पर ध्यान दीजिएगा कि हमारे मुंह में कहाँ मूवमेंट हो रही है, कहाँ स्पर्श हो रहा है, या फिर कहाँ वाइब्रेशन हो रही है, तो उसी के थ्रू हम पहचान सकते हैं कि ये कौन सा उच्चारण स्थान है। ठीक है। अगला देख लेते हैं। अगला है कंठ तालु, यानी कि कंठ और तालु जहाँ पर दोनों का ही उपयोग होता है। जैसे कंठ से भी आवाज़ निकलेगी और तालु में भी वाइब्रेशन होगी। इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें आते हैं ए ऐ। हमारे गले से भी आवाज़ निकल रही है, लेकिन तालु में भी वाइब्रेशन होती है हल्की सी। ठीक है। अब कंठोष्ठ हो गया। कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ के थ्रू बनेगा कंठोष्ठ, यानी कि हमारे कंठ से आवाज़ निकलेगी और ओष्ठ में मूवमेंट होगी। ठीक है। तो इसमें आ जाएगा ओ और औ। हमारे होंठ मूवमेंट कर रहे हैं ना, तो और आवाज़ कहाँ से आ रही है, डायरेक्ट कंठ से, इसलिए क्या ये बन जाएगा कंठोष्ठ। एक होता है हमारा दंतोष्ठ। कौन सा होता है, दंतोष्ठ। इसमें सिर्फ एक ही आता है, ये है व। ठीक है। यानी कि जो दांत और ओष्ठ, दंत और ओष्ठ के मेल से बनता है व। ठीक है। हमारे जो नीचे वाला होंठ है, वो ऊपर दांत को भी टच करता है, तो इसका होंठ का होंठ किसको स्पर्श कर रहा है, दांत को स्पर्श कर रहा है, इसलिए ये बन जाएगा दंतोष्ठ। ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको ये चार्ट अच्छे से समझ आ गया हो। नहीं, अगर ये समझ ना आए तो एक बार फिर से इसको ज़रूर देख ले अच्छे से, अपने ऊपर इसको उच्चारण, खुद आप इसको उच्चारण करके देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। और ये जो नाम है इन सब के, जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, नाक, ओष्ठ, दंत, ठीक है, जीवा, ये सब आपको नाम पता होने चाहिए कि मूर्धा कहाँ होता है, तालु कहाँ होता है, कंठ कहाँ होता है, नासिका कहाँ है। अगर आपको ये सब पता होगा तो आप आसानी से जान जाएंगे कि कौन सा किसका उच्चारण स्थान है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे पास घोष। घोष और अघोष। घोषत्व के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण, घोषत्व के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण दो आधार पर किया गया है। कौन कौन से है, वो है अघोष और सघोष, या फिर सघोष को और घोष भी बोला जाता है। ठीक है। तो देखते हैं एक एक करके इनके बारे में, जानते हैं क्या क्या है ये। सबसे पहले अघोष। अघोष किसे कहते हैं, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा ना हो। ठीक है। ये ध्यान रखना है, क्या बोल रहा है, कंपन पैदा ना हो, उसे क्या कहेंगे, अघोष कहेंगे। इसमें हर वर्ण का पहला और दूसरा, ठीक है, व्यंजन आता है, पहला और दूसरा व्यंजन आता है, ये ध्यान रखना। अभी नीचे हम चार्ट के थ्रू भी और अच्छे से समझेंगे, अभी इनकी परिभाषा के थ्रू समझते हैं। अघोष में क्या हुआ कि कंपन पैदा नहीं होती है। ठीक है। स्वर तंत्रियों में जब हम उच्चारण करते हैं तो स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा नहीं होती है। और सघोष में क्या होगा या घोष में क्या होगा, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा होती है, ठीक है, जिनमें कंपन पैदा हो, उसे कहेंगे सघोष या फिर घोष। इसमें कौन कौन से वर्ग आ जाते हैं आपके, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है। तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन आ जाता है इसमें। चलिए अब इसको आसानी से हम
चार्ट के माध्यम से समझते हैं ताकि आपको आसान हो याद करना। अब देखिए, ये है सारे के सारे हमारे पास यहाँ पर वर्ग, कवर्ग, टवर्ग, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। ठीक है, अब ये है पहला, ये है दूसरा, ये है तीसरा, चौथा, पांचवा। ये अलग अलग इसलिए लिखे ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये अघोष है और ये सघोष है। अब क्या बोला था, अघोष में बोला था कि हर वर्ग का पहला और दूसरा कहलाएगा आपका घोष। ठीक है, पहला और दूसरा अघोष कहलाएगा, पहला और दूसरा। यानी कि क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प और फ, ये आपके क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे आपके अघोष। अब जो सघोष या घोष में आएगा वो कौन सा आएगा, तीसरा, चौथा और पांचवा। कौन कौन से, ग, घ, अंग, ज, झ, ञ, ड, ढ, अण, द, ध, न, ब, भ, म। ठीक है, ये सारे के सारे इस तरह से आ जाएंगे। अब इसको अगर आपने याद रखना है, कैसे रखोगे कि अघोष में जो है पहला दूसरा आएगा, सघोष में तीसरा चौथा पांचवा आ जाएगा। ठीक है, इसको याद रखने का एक ट्रिक बताती हूँ। यहाँ देख लिए, अघोष का अघोष का ये पहला अ जो है सबसे पहले आता है, तो ये पहला याद रखना आपने इस तरह से। सघोष का जो सौ है वो बाद में आता है, तो याद रख लेना, यानी कि एक दो के बाद वाले जो है वो किस में आ जाएंगे, सघोष में आ जाएंगे। स बाद में आता है, अ पहले आता है, इसीलिए अघोष में आ जाएंगे आपके सारे के सारे एक दो वाले, और स में आ जाएंगे आपके तीन चार पाँच में। ठीक है, याद रह जाएगा। चलिए आगे हम और देखते हैं, इसमें और भी आते हैं जो बाकी के हैं हमारे। जो अघोष है, अघोष के अंदर हमारे अघोष जो है, अघोष में हमारे श, श, स आ जाएगा। और जो सघोष है या फिर घोष है, सॉरी, जो हमारा सघोष है, सघोष, सघोष में आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, य, र, ल, व, ह। ठीक है, य, र, ल, व, ह। और इसके साथ साथ आ जाता है ड, ढ, जो क्या आते हैं, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था वर्णमाला में, ढ और ढ क्या है, द्विगुण व्यंजन। ठीक है, तो ये आ जाते हैं आपके किस में, सघोष में। और अघोष में आ जाता है आपका श, श, स। ठीक है, आगे देखते हैं। अब है प्राणत्व के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। ये भी दो आधार पर किया गया है, कौन कौन से हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। चलिए एक एक करके जानते हैं, अल्पप्राण क्या होता है, क्या होता है महाप्राण। पहले इसकी डेफिनेशन जानेंगे, फिर इससे भी चार्ट के थ्रू इजीली समझेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले अल्पप्राण, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुंह से कम हवा निकले, मुंह से कम हवा निकले उन्हें कहेंगे अल्पप्राण। इसमें हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, कौन कौन सा, पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन आता है। ठीक है, ये हो गया अल्पप्राण की बात। अब महाप्राण किसे कहते हैं, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुंह से अधिक हवा निकले और उन्हें उन्हें क्या कहेंगे, महाप्राण कहेंगे। और इसमें आ जाते हैं आपका वर्ग जो आता है, हर वर्ग का दूसरा और चौथा, कौन सा, दूसरा और चौथा व्यंजन आ जाता है। इसमें आएगा पहला, तीसरा, पांचवा, और इसमें आ जाएगा दूसरा और चौथा। यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि पहला अल्पप्राण में आएगा, दूसरा महाप्राण में आएगा, तीसरा अल्पप्राण में जाएगा, चौथा महाप्राण में, और पांचवा फिर से अल्पप्राण में। चलिए इसे इजी वे में चार्ट के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर, ये है सारे के सारे आपके वर्ग, वैसे ही जैसे आपके सघोष अघोष में थे, वैसे ही अल्पप्राण महाप्राण में भी सेम होगा। इसमें सिर्फ क्या होगा, नंबर चेंज हो जाएंगे। इसमें क्या है, अल्पप्राण में 3, 1, 3, 5, और महाप्राण में 2 और 4 आ जाएगा। यानी कि क, ग और अंग आ जाएगा आपका अल्पप्राण में, च, ज, ञ आ जाएगा, ट, ड, अण, त, द, न, प, ब, म। ठीक है,
ये सब आ जाएंगे अल्पप्राण में। अब महाप्राण में जो बाकी के बच के बीच के कौन से, ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, थ, फ और भ, ये जो बाकी के रह गए ये आ जाएंगे महाप्राण में। अब इसमें भी देख लीजिए, जो अल्प मतलब छोटा, अल्प का मतलब होता है छोटा, तो अल्प प्राण में इसमें आपने याद रखना एक आएगा इसमें। अल्प मतलब छोटा, या अ से भी रख सकते हैं आप याद, जैसे पिछले पिछले वाले में बताया मैंने, जो अ में आ जाएगा एक, फिर 3 5, तो आपको याद रखना है। फिर महाप्राण में जो बाकी का बच गया 2 और 4, ठीक है, 135 2 24, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको इजी वे में याद रख सकते हैं, वैसे इतना मुश्किल नहीं है। अल्पप्राण और महाप्राण और सघोष अघोष, अगर इसका आपको ये नंबरिंग याद रहनी चाहिए, मेन ये नंबरिंग है। अगर ये नंबर आपको याद रहेंगे तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि ये क्या कौन सा है, ठीक है। अब इसमें भी जो एक्स्ट्रा वाले आ जाते हैं वो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। इसमें है य र ल व, य र ल व आ जाते हैं आपका अल्पप्राण में, और महाप्राण में आ जाते हैं आपके श श स ह। अब पीछे सघोष में क्या देखा था हमने, ड़ और ढ एक ही में आ गए थे, लेकिन यहाँ पर अलग अलग है, ठीक है। ड़ आता है पहले तो उसे रख देंगे हम पहले वाले इसमें, यानी कि अल्पप्राण में, और ढ आता है बाद में तो इसे रख लेंगे हम महाप्राण में, ठीक है। इजी है याद करना, इतना मुश्किल नहीं है। ड़ पहले आ जाएगा, ढ बाद में आ जाएगा, यानी कि अल्पप्राण ड़ हो जाएगा और महाप्राण महाप्राण ढ हो जाएगा। तो अगर आप इसे इस तरह चार्ट के माध्यम से और नंबरिंग याद रख के करेंगे तो आप आसानी से याद रख पाएंगे, ठीक है। चलिए जानते हैं आप फटाफट से कि आपको कितना समझ में आया और आप कितने सही आंसर करते हैं, ठीक है। छोटा सा टेस्ट है, 10 ही क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। चलिए फटाफट से कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। आपको बताना है घ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, तालु, मूर्धा या फिर दंत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंठ। क्या हो जाएगा, कंठ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि म का उच्चारण स्थान क्या है। तो म का उच्चारण स्थान है नासिका। क्या है, नासिका ओष्ठ, ठीक है। नाक और होंठ, म, हमारे होंठ जो है वो आपस में स्पर्श कर रहे हैं, और जो आवाज़ जो है वो नाक से भी आ रही है। नाक बंद करके बोलेंगे तो हम नहीं बोल पाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इसमें सिंपल नासिका भी नहीं करना है, अगर आप सिंपल नासिका ही करोगे तो वो गलत हो जाएगा, अगर नासिका ओष्ठ ऑप्शन दिया है तो। अगर यहाँ पर नासिका ओष्ठ ऑप्शन नहीं दिया होगा, कुछ और दिया होगा, तब आप नासिका करते, ठीक है। अगला प्रश्न है, उ का उच्चारण स्थान कौन सा है, कंठतालु, तालु, ओष्ठ या फिर नासिका। तो इसका सिंपल सा है, हमारे मूवमेंट किस में हो रही है, ओष्ठ में, होंठ में हो रही है, तो इसलिए ये क्या होगा, ओष्ठ होगा। अगला क्वेश्चन है कि औ का उच्चारण स्थान कौन सा है। औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है, तालु है, मूर्धा है या दंतोष्ठ है। तो इसका आंसर हो जाएगा कंठोष्ठ। क्यों, क्योंकि कंठ से डायरेक्ट आवाज़ निकल रही है और हमारे होंठ जो है मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, व का उच्चारण स्थान क्या है। मैंने आपको बताया था कि व ही एक ऐसा है जिसका अलग उच्चारण स्थान आता है, ठीक है, बाकी किसी न किसी वर्ण के साथ होते हैं। तो अब देखिए इसमें क्या है, कंठोष्ठ, तालु, मूर्धा या दंतोष्ठ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दंतोष्ठ, ठीक है। अगला प्रश्न है, घोष वर्ण कौन सा है। आपको बताना है कि जो घोष वर्ण है कौन सा है, च, ख, म या फिर ठ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा म, ठीक है। आपको याद रखना है वो नंबरिंग, जैसे घोष में कौन सा था, घोष में यहाँ पूछ रहा है घोष, यानी कि सघोष भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा तीसरा, चौथा और पांचवा। कौन सा आ जाएगा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है। तो इसमें जो है हमारा जो है प, फ, ब, भ, म आ जा रहा है ना, पांचवा आ रहा है। अब है अघोष। अघोष में कौन सा वर्ण है, फटाफट से छांटते हैं, छ, छ, स, द, म। कौन सा आएगा, तो इसमें आएगा आपका स, ठीक है। अघोष यानी कि पहला और दूसरा। कौन से नंबर पे आ रहा है स, स आ रहा है आपका
सौ आता है आपका अघोष में, ठीक है। इन जो श श स ह है, ये सारे के सारे आते हैं आपके अघोष में, ठीक है। अगला है सघोष वर्ण कौन सा है। अब सघोष पूछ रहा है फिर से, च द क या फिर ठ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा द, ठीक है। सघोष यानी कि दूसरे वाले नंबर वाला आएगा, तो यानी कि त थ द आता है तीसरे नंबर पे, 3 4 5 किस में आते हैं, सघोष में। अगला है घोष वर्ण कौन सा है। अब आपको घोष वर्ण बताना है कौन सा है, त ख श या फिर र, तो इसका सही आंसर हो जाएगा र क्या है इसमें, घोष है। अगला है आपका अघोष वर्ण कौन सा है, ज छ म या फिर य, तो इसमें से आ जाएगा आपका छ, कौन सा आ जाएगा सही आंसर इसका, आपका आ जाएगा छ, ज छ, ठीक है ना। अघोष पहला और दूसरा आता है ना। तो अगला प्रश्न है, अब अल्पप्राण और महाप्राण का भी देख लेते हैं आपको कितना समझ में आया। बस 5 ही क्वेश्चन रह गए अब। अल्पप्राण वर्ण कौन सा है, च ख ह या फिर ढ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा च। इसमें कौन कौन से आता है, पहला, तीसरा, पांचवा, है ना। तो चौ कौन सा आ गया, पहला ही आ गया चौ, तो ठीक है। ख तो दूसरा आ गया, ये बाकी अलग अलग हो गए ना, इसीलिए इनमें क्या आ जाता है, ये ढ हो गया आपका चौथा, ठीक है। और ह कौन सा हो गया आपका, ह तो आपका किस में आता है, ह आपका उसमें महाप्राण में आता है, ठीक है। चलिए अल्पप्राण वर्ण कौन सा है, अब फिर से अल्पप्राण पूछ रहा है, फ स ध या फिर व, तो इसमें आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, व, ठीक है। फ क्या है, फ तो सेकेंड नंबर पे आ गया, तो वो तो महाप्राण हो गया। स नहीं आएगा, स आता है आपका किस में, महाप्राण में, श श स ह आते हैं आपके महाप्राण में। और ध भी आता है आपके कौन से नंबर पे, त थ द ध, चौथे नंबर पे, तो चौथा तो नहीं है हमारे पास, कौन सा आएगा, पहला, तीसरा और पांचवा, तो इसलिए कौन सा हो जाएगा, व। अगला है, अब पूछ रहा है महाप्राण वर्ण कौन सा है, ठीक है। तो इसमें बताना है आपको कौन सा है, च ढ़ म या फिर य, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ढ़। अब चौ तो आपको पता है इसमें कौन सा है, महाप्राण में कौन से आते हैं, दूसरा और चौथा आता है ना, ठीक है। तो जो चौ है वो तो पहला ही है, फिर म हो गया वो आपका पांचवा आ जाता है, फिर य हो गया वो आपका इसमें य र ल वो आपका अल्पप्राण में आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये कौन सा हो जाएगा आपका, ढ़ हो जाएगा। अब है महाप्राण वर्ण छांटना है, ह ग ब या फिर ड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ह किस में आता है, महाप्राण में आता है। और जो ग है वो है हमारा तीसरा, क ख ग, ठीक है, तीसरा भी नहीं आएगा इसमें। फिर जो ब है, प फ ब, ये भी तीसरा है। फिर जो ड है, हाँ ड और ढ के थे अलग अलग थे ना, ढ आता है आपका किस में, अल्पप्राण में, क्योंकि अल्पप्राण ढ पहले आता है ना, याद है। चलिए अगला देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा, अल्पप्राण वर्ण कौन सा है। अब इनमें से छांटिए अल्पप्राण वर्ण, तो इसमें से जो अल्पप्राण झ ण घ या श, कौन सा आएगा इसमें से, इसमें से आएगा आपका अण, ठीक है, कौन सा आएगा, अण। क्योंकि ये कौन सा आता है, ये 5वें नंबर पे आता है ना, इसीलिए ये कौन सा हो जाएगा, अण हो जाएगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दें, और साथ ही सब्सक्राइब भी कर दें, और साथ में बेल आइकन भी दबा दें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मुस्कुराते रहिए।